हेलो स्टूडेंट, टैगोर की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। आज अपन चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में रसायन। 10th क्लास का साइंस का टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। देखो, अपन दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें उपयोग में लाते हैं, खाने पीने की चीज़ें उपयोग में लाते हैं, उनमें से कुछ अम्ल होती है, कुछ सार होती है और कुछ लवण होती है। जैसे अपन दही है, अब दही खाने के उपयोग में लाते हैं तो दही में कौन सा एसिड आता है? लैक्टिक एसिड। इस प्रकार से इमली होती है, इमली खट्टी होती है, उसमें कौन सा एसिड आता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड। इस प्रकार से दैनिक जीवन में बहुत से रसायन हैं जिनमें कुछ में लवण होता है, कुछ में अम्ल होता है, कुछ में सार होता है। जैसे नमक है, नमक लवण है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो अम्ल, सार या लवण होगी। तो अपन बारी बारी से अध्ययन करते हैं अम्ल, सार और लवण का। सबसे पहले अपन देखते हैं अम्ल। अम्ल। देखो, अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसिडस। अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसिडस। अम्ल लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से मिलकर बना है। इस एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। इस एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल नॉर्मली खट्टे होंगे। नॉर्मली क्या होंगे? खट्टे। और इसके आधार पर अपन गुणों की बात करते हैं। अब अपन अम्ल के गुणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब अगर बात करो स्वाद के बारे में, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्वाद के बारे में, तो अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। फिर इसके बाद में देखते हैं अपन लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर, देखो ये लिटमस पेपर क्या होता है? ये लिटमस पेपर क्या होता है कि जो अम्ल और सार होते हैं उनके साथ ये पेपर क्रिया करके रंग परिवर्तन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रंग परिवर्तन। लिटमस पेपर क्या होता है? अम्ल या सार के साथ, अम्ल या सार के साथ क्रिया करके रंग परिवर्तन दर्शाते हैं। अब ये लिटमस पेपर किस प्रकार से अम्लों के साथ रंग परिवर्तन दर्शाएगा? तो लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर होता है, पत्र, ये अम्ल के साथ क्रिया करके, नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ क्रिया करके लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसके बाद में अपन करते हैं जल में विलेयता की बात। जल में विलेयता। जल में विलेयता, देखो चाहे से अम्ल हो या सार हो, सभी अम्ल तथा सार जल में विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलेय। हाँ, हो सकता है कुछ अम्ल या सार जल में कम या ज्यादा घुलनशील हो सकते हैं, लेकिन जल में विलेयशील होंगे। जल में क्या होंगे? विलेयशील। जल में विलेयशीलता, सभी विलेयशील। और जो आर्नियस अम्ल होते हैं, आगे बात करेंगे अपन आर्नियस, ब्रोंस्टेड और लुईस अम्लों के बारे में। तो जो आर्नियस एसिड होंगे, आर्नियस एसिड जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेंगे। H+ आयन प्रदान करेंगे। ठीक है, जल में विलेयता की बात करेंगे अपन, तो ये जल में घुलकर H+ आयन क्या कर देंगे? प्रदान करेंगे। जल में टूट जाएंगे H+ आयनों के रूप में।
अब अपन बात करते हैं इसके बाद में सारों के बारे में। सबसे पहले अगर इसमें बात करें अपन तो पहला गुण तो ये हो गया इसका स्वाद, दूसरा लिटमस पेपर, तीसरा जल में विलयशीलता। इसी के आधार पर अपन अब सार के बारे में बात करते हैं। बेस, यह है एसिड। अब सार के बारे में बात करें तो सार के भी अपन गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर यहां पर स्वाद खट्टा है तो सारों का स्वाद होता है कड़वा। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। इसके बाद में अपन बात करते हैं लिटमस पेपर। क्या? लिटमस पात्र। देखो इसमें जस्ट उल्टा है। क्या कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा परिवर्तित कर दिए? लाल। तो ये कैसा करेंगे? लाल से नीला। एक याद रख लो कैसे कि ये नीले से लाल करता है तो सार जस्ट उल्टा करेगा उसका, लाल से कैसा कर देगा? नीला। तो लिटमस पत्र के नीला, तो ये लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र रंग परिवर्तन सार से क्रिया करके कैसा करेगा? नीला। कैसा हो गया? नीला। इसके बाद में अपन बात करते हैं जल में विलयशीलता के बारे में। किसके बारे में? जल में विलयशीलता। इसका ये फर्स्ट गुण रहा, ये सेकंड है, और थर्ड के बारे में बात करें अपन तो जल में विलयशीलता, तो ये भी जल में, ये भी जल में विलयशील होते हैं। जल में क्या होते हैं? विलयशील। और ये विलय होकर OH माइनस आयन प्रदान करेंगे, OH माइनस आयन प्रदान करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा गुण और एक, ये स्पर्श करने पर, अगर फोर्थ गुण की बात करूं मैं तो ये क्या करेंगे? स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने दिखाई देते हैं। चिकने अनुभवित होते हैं, ये साबुन के समान चिकने महसूस होते हैं ये। ठीक है। अब ये बात हो गई अम्ल और क्षार की। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनके उदाहरणों के बारे में। किनके? इनके जो उदाहरण है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अम्लों के उदाहरणों के बारे में, देखो अगर इनके अम्लों के उदाहरणों के बारे में बात करें, अम्ल के उदाहरण, तो इसमें इमली स्वाद में कैसी होती है? खट्टी। तो इसमें क्या है? अम्ल। और इसमें अम्ल कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल। दही की बात करें अपन तो दही में कौन सा एसिड आता है? लैक्टिक अम्ल। सिरका की बात करें अपन तो सिरका में कौन सा अम्ल आता है? एसिटिक अम्ल। संतरे की बात करें अपन तो संतरे में कौन सा एसिड आता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। जठर रस की बात करें अपन, जो आमाशय में उपस्थित द्रव होता है उससे जठर रस बोलते हैं। तो जो जठर रस की बात करें अपन तो उसमें आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इमली, दही, सिरका, संतरा और जठर रस। अब अगर अपन सार की एग्जाम्पल के उदाहरण देखें, अपन सार के उदाहरण देखें तो इसमें देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
अब इनके बाद में अपन चर्चा करते हैं प्रबल अम्ल तथा प्रबल सार, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार। किस प्रकार से कौन सा प्रबल होगा कौन सा दुर्बल होगा, इनकी परिभाषा देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करें प्रबल अम्लों के रूप में। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्रबल अम्ल, तो वे अम्ल, प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या होती है, प्रबलता की परिभाषा क्या होती है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए प्रबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल। तो अगर सार होगा, अगर सार पूर्णतः वियोजित हो जाएगा तो प्रबल सार हो जाएगा। अगर अम्ल है तो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। तो प्रबल का परिभाषा क्या हुई, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए। अगर वो अम्ल है तो प्रबल अम्ल हो जाएगा, अगर सार है तो प्रबल सार हो जाएगा। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल के रूप में बात करें अगर अपन, तो H2SO4, HClO4, HNO3, HCl, HBr, HI, ये हो गए प्रबल अम्ल। क्या हो गए, प्रबल अम्ल। अब बात करते हैं अपन प्रबल सार। प्रबल सार, तो प्रबल सार वही बात है कि प्रबल की परिभाषा क्या होगी, वे सार, वे सार जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए तो क्या कहलाएगा, प्रबल सार। तो वे सार जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए प्रबल सार कहलाते हैं। वे सार जो जल में पूर्णतः वियोजित होता है प्रबल सार कहलाते हैं। देखो इसमें प्रबल सारों के एग्जाम्पल याद करने का सीधा सा तरीका है, आप एस ब्लॉक के एलिमेंट याद करो। क्या करो, एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक में 2 वर्ग थे, एस ब्लॉक के कितने वर्ग थे, 2। तो यहां पर पहला और दूसरा वर्ग की बात करें अपन, एक बार वर्ग लिख लो आप, ली ना के रब से फरियाद, फरियाद को छोड़ दो, रेडियोएक्टिव तत्व है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। अब यहां पर रेडियम को छोड़ दो क्योंकि रेडियम क्या है, रेडियोएक्टिव तत्व। रेडियोएक्टिव तत्वों की अपन यहां पर अध्ययन नहीं करते, केमिस्ट्री में उनका अलग ही अध्ययन करते हैं, रेडियोएक्टिवता में इनको जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं उनका अध्ययन नहीं करते अपन इनके साथ। अब देखो 3 चीजें याद रखो, क्या ये 3 एलिमेंट याद रखो, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। 3 एलिमेंट याद रखो, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इनको अलग ही लिख लो एक बार, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ठीक है, यहां से मिटा देता हूं इनको, मैं यहां से मिटा देता हूं। अब बाकी के जो भी एलिमेंट बचे हैं, बाकी के जो भी एलिमेंट बचे हैं उन सभी के साथ आप OH जोड़ दो। क्या जोड़ दो, OH। यहां पर ये प्रथम वर्ग है, इसके साथ एक OH जुड़ता है, कितना, एक OH। तो यहां क्या जुड़ जाएगा, OH, 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 OH। अब बताओ कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो मतलब ये जो दूसरा वर्ग आएगा सार मृदा धातु, ये सार धातु और ये सार मृदा धातु, इनके साथ कितना जुड़ेगा, OH, 2, क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी है, 2। तो यहां पर OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस। अब देखो ये जो सभी के सभी सार है वो सभी के सभी कैसे कहलाएंगे, प्रबल सार। याद करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, यहां पर इजीली याद हो गया कि लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम को हटा दो, बाकी के जो भी बच्चे हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रबल सार। अब इसका आगे देखेंगे अपन, ठीक है, ये प्रबल अम्ल और प्रबल सार। एक बात यहां पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा मैं
कि यहां पर प्रबलता का अर्थ ये नहीं है कि इसके पास 2 H+ है तो ये प्रबल हो जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं देखना कि कोई भी अगर पदार्थ है उसमें जितने ज्यादा H+ आयन होंगे उतने ही ज्यादा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रबलता तो अपन ऐसे देखेंगे कि जल में पूर्णतः वियोजित है या नहीं। एक बार देखना, यहां पर अगर मैं बात करूं H3PO3, देखो इसमें 3 H है। कितने H है इसमें? 3 H है। इसके बावजूद भी ये दुर्बल है। ये क्या है? दुर्बल। जबकि इसके पास तो 3 हाइड्रोजन है। तो कभी भी यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या देखकर ये निर्धारित नहीं करना कि ये प्रबल होगा या दुर्बल। प्रबलता और दुर्बलता का तो अपन संबंध ऐसे देखते हैं, देखो इसके पास केवल 1 H+ है, इसके पास केवल 1 H+ है, इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा प्रबल है। बहुत ज्यादा क्या है? प्रबल है। यहां पर देखो एक ही है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है। तो अपन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता देखकर मतलब ज्ञात नहीं लगा सकते अपन कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रबल हो जाएगा ना। यहां पर ज्यादा अगर घुलेगा, ये पूरा का पूरा घुल रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रबल। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन दुर्बल। क्या देखेंगे? दुर्बल। तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में आंशिक, वे अम्ल जो जल में आंशिक वियोजित हो, वे अम्ल जो जल में आंशिक वियोजित हो, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब दुर्बल अम्लों के बारे में बात करो। या सीधा सा तरीका है इसमें, इनके अलावा कोई भी दिखे ना तो उसको दुर्बल हो जाएगा, इनके अलावा कोई भी दिखे तो वो दुर्बल हो जाएगा नॉर्मली। अब देखो यहां पर, देखो यहां पर एक बार ये देखो, फिर कल, बहार और आई। यहां पर देखो Cl भी आ गया, Br भी आ गया और I भी आ गया, बच गया कौन? H। तो यहां पर HF क्या है? दुर्बल है। H2CO3 क्या है? दुर्बल है। और इसके साथ साथ कोई अगर कार्बनिक हो, क्या हो? कार्बनिक, जैसे HCOOH। ठीक है, कार्बन श्रृंखला वाले CH2COOH, यहां पर अगर C2H5COOH, तो ये क्या है? ये क्या होंगे? दुर्बल। क्या होंगे? दुर्बल। इसके साथ साथ ये और लिख लो, बहुत सारे क्या हैं ऐसे, तो COOH, ये क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दुर्बल। जैसे टार्ट्रिक अम्ल है, जितने भी अब और है इनके अलावा वो क्या हो जाएंगे? दुर्बल। तो HF, H2CO3, HCOOH, CH2COOH, C2H5COOH, COOH। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। अब ये क्या है? दुर्बल। अगर मैं बात करूं दुर्बल सार की, दुर्बल सार, अब दुर्बल सार में क्या है? वे अम्ल की जगह क्या आ जाएगा? वे सार। तो वे सार जो जल में आंशिक वियोजित हो। अब देखो एग्जाम्पल याद करने का तो है ही नहीं कुछ। यहां पर एस ब्लॉक के जितने भी है वो सारे के सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? प्रबल सार। किन को छोड़कर? 1, 2 और 3 को छोड़कर। अब जो इनके साथ है उनके साथ क्या लगा दो? OH लगा दो। तो ये क्या हो जाएंगे? दुर्बल। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके? देखो एग्जाम्पलों की बात यहां देखेंगे अपन इसके। ये जो दुर्बल सार है इसके एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। लिथियम के साथ क्या जाएगा? OH। बेरिलियम की संयोजकता कितनी होती है? 2, तो आ जाएगा 2 इसके साथ। यहां पर क्या है? मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के कितने साथ क्या जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएंगे? दुर्बल सार। क्या हो जाएंगे? दुर्बल सार। अब यहां पर प्रबल और दुर्बल के बारे में तो अंतर समझ लिया। सीधा सा तरीका है, कोई अगर पूर्ण रूप से वियोजित है तो प्रबल, अगर आंशिक रूप से वियोजित है तो दुर्बल, अगर अम्ल है तो प्रबल अम्ल, सार है तो प्रबल सार। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं सांद्र अम्ल सार तथा तनु अम्ल सार। ठीक है, मतलब सांद्र और तनु किस प्रकार से परिभाषित होंगे? सांद्र और तनु देखते हैं।
देखो यहां पर सांद्र व तनु, सांद्र व तनु दोनों ही परिभाषित होंगे, अम्ल और सार, अम्ल और सार। सबसे पहले बात मैं करूं अगर सांद्र की, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, तो यहां पर देखो सांद्र किसे बोला जाता है? अगर कोई भी अम्ल है, अगर कोई भी अम्ल है, अम्ल का विलयन है, अगर कोई भी अम्ल का कोई विलयन है, घोल है, जल में घुला हुआ है, अगर उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, क्या है, अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो वो कहलाएगा सांद्र। क्या कहलाएगा? सांद्र। देखो अगर जैसे मान लो यहां पर दो पात्र है मेरे पास, क्या है, दो पात्र है, इसमें अम्ल है और इसमें पानी है, इसमें अम्ल है और इसमें क्या है, पानी। तो प्रारंभ में अम्ल है, इस अम्ल में मैंने क्या किया, धीरे से थोड़ा सा पानी डाला, तो अभी तो ये क्या है, सांद्र है, अभी तो क्या है, सांद्र। लेकिन लगातार मैं अगर इससे जल की मात्रा बढ़ाता जाऊं, मैं पहले 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर लगातार बढ़ाता जाऊं मैं, तो ये सांद्र है वो कम होता जाएगा और किस में परिवर्तित होता जाएगा, तनु में। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर किसी मतलब जो विलयन है उसमें अम्ल तथा सार की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, सांद्र। अगर उसमें जल की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, तनु। क्या कहलाएगा, तनु। तो वे विलयन जिनमें वे विलयन जिनमें विलेय की, यानी कि यहां पर अपन विलेय के रूप में बात करें तो या तो अम्ल हो सकता है या फिर हो सकता है सार। यहां पर अम्ल सार देख रहे हैं, तो वे विलयन जिनमें विलेय की यानी कि अम्ल और सार की मात्रा ज्यादा हो, मात्रा ज्यादा हो, क्या कहलाएंगे, सांद्र। क्या कहलाएंगे, सांद्र। और अगर मैं तनु की बात करूं यानी कि डाइल्यूट, डाइल्यूट की बात करूं मैं, तो वे विलयन जिनमें विलायक, यहां पर विलायक क्या लेंगे अपन, पानी। वे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा हो, क्या कहलाएंगे, डाइल्यूट। तो अपन सांद्र और तनु के रूप में अंतर देखें तो वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो क्या कहलाएंगे, सांद्र, और जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो क्या कहलाएंगे, तनु। क्या कहलाएंगे, तनु। जैसे अगर मैं बात करूं 98% H2SO4, 98% H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि इसमें 98% H2SO4 है, यानी कि अधिकतर मात्रा जो है वो H2SO4 की है, विलेय की है, तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र। अगर मैं बात करूं 2% C2H5OH, तो ये क्या हो जाएगा, तनु। क्या हो जाएगा, तनु। अगर जैसे मान लो इसमें अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, वो 2% ही है, बाकी का क्या है, पानी है, तो ये क्या हो जाएगा, तनु। इसमें 98% क्या है, H2SO4, फिर 2% कौन है, जल, तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र। ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं लवण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, लवण के बारे में देखते हैं। देखो लवण, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लवण किसे कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, देखो लवण का निर्माण अम्ल तथा सार मिलकर करते हैं। लवण का निर्माण करेंगे अम्ल तथा सार। तो देखते हैं अपन अम्ल प्लस सार, ये दोनों क्रिया करके, अम्ल तथा सार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, लवण का।
इसके साथ साथ ये जल का निर्माण भी करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? जल का। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या कि इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी। क्या होगी? इसमें ऊष्मा। देखो यहां पर प्रोडक्ट, ये तो देखो क्या है, रिएक्टेंट। अभी ये तो क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट, उत्पाद। अगर उत्पाद के रूप में ऊष्मा हो तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या हो रही है, ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो ये क्या हो गई, ऊष्मा सेपी। देखो अगर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा बाहर उत्सर्जित होती है, तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। देखते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, कोई भी एसिड है, बेस है, लवण का निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे, और साथ साथ में ऊष्मा निकलेगी, और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। यानी कि इसमें एसिड प्लस बेस रिएक्शन करके साल्ट प्लस में H2O प्लस में हीट, और इस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्मा सेपी एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक। अब देखते हैं, देखो यहां पर क्या होता है, अम्ल और सार को आपस में जब मिलाते हैं तो अम्ल सार के गुणों को नष्ट कर देता है और सार अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रल। इसी कारण इस अभिक्रिया को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। यहां पर अम्ल तथा सार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं, और इस अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण। क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं अपन जैसे देख लिया HCl प्लस NaOH कन्वर्टिंग इन NaCl प्लस में H2O। ठीक है। यहां पर क्या हुआ, HCl क्या है, HCl क्या है, अम्ल, NaOH क्या है, सार। ये इसमें क्या होगा बताओ, ये H प्लस के रूप में टूटेगा कि नहीं, ये लो H प्लस के रूप में टूट गया, ये किसके रूप में टूटेगा, Cl माइनस के रूप में। ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर ये NaOH किसके रूप में टूटेगा, Na प्लस के रूप में, और ये OH माइनस OH किसके रूप में टूटेगा, OH माइनस के रूप में। अब देखते हैं, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। क्या करते हैं, आकर्षित। यहां इसका H प्लस, इसमें माइनस क्या है, OH माइनस, एक दूसरे से क्रिया करेंगे, क्या बन गया, H प्लस और OH माइनस H2। तो देखो H2 आ गया। इसका माइनस इसके प्लस के साथ क्रिया करेगा, तो बताओ इसका माइनस क्या है, Cl माइनस, इसका प्लस क्या है, Na प्लस। ये एक दूसरे के पास जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हीट भी निकलेगी। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, अब इनके नेचर के बारे में बात करेंगे अपन। भाई लवण का निर्माण तो हो रहा है, NaCl का निर्माण तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये बताओ इसमें कि ये जो HCl है, क्या है, HCl, वो कैसा है, प्रबल अम्ल। NaOH क्या है, प्रबल सार। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अगर यहां पर ये प्रबल हो और ये दुर्बल हो, ये दुर्बल हो और ये प्रबल हो, और दोनों ही दुर्बल हो। संभावना तो बहुत सारी की है। तो अपन क्या करेंगे, सभी संभावनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो लवण है उनके गुणों के बारे में बात करते हैं। अपन क्या करते हैं, इनके गुणों के बारे में देखते हैं। देखो लवण, सबसे पहले तो इनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करेंगे अपन। गलनांक और क्वथनांक। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गलनांक और क्वथनांक के बारे में, तो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। देखो अगर जैसे मान लो कोई ठोस है, ये अभी ठोस है,
इसको जैसे जैसे मैंने ताप दूंगा इसको मैं, तो ये अभी ठोस है, धीरे धीरे ये द्रव अवस्था में आएगा। किसके रूप में आएगा? द्रव अवस्था में। तो ये ठोस जब पिघलकर द्रव अवस्था में आ रहा है तो ये दिया गया ताप क्या कहलाएगा? इसका गलनांक। गलन अंक वह ताप जिस पर ये गल जाएगा, ठोस गलकर पिघलकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? द्रव में। क्या कहलाएगा? गलनांक। तो इसका मतलब है कि जब इसको मैं ताप दे रहा हूं, मैं, तो ये जितना ज्यादा मजबूत होगा ताप उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो लवण होते हैं उन लवणों में आयनों के जो आयन बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं? आयन। और उसमें बंध कौन सा होता है? आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। और ये आयनिक बंध होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत बंध होता है, आयनिक बंध। तो जब ये आयनिक बंध उपस्थित है तो इनके आयनों के मध्य क्या होगा? प्रबल आकर्षण। क्या होगा? प्रबल आकर्षण। तो प्रबल आकर्षण होने के कारण ताप भी उतना ही क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? गलनांक। तो उसका क्या होगा? गलनांक व क्वथनांक में वही बात है, क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक उच्च। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनमें जो जल में विलेयता, इनकी जल में विलेयता। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये गुण है जल में विलेयता का। क्या याद रखना है इसमें? लवण भले ही कोई सा भी हो, प्रबल ही होता है। लवण भले ही कोई सा ही हो, अगर वो जल में घुलेगा तो वह पूर्णतः वियोजित होता है। क्या होता है? पूर्णतः वियोजित। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जल में विलेयता के बारे में अगर बात करूं मैं, तो सभी लवण जल में प्रबल विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइटिक। सभी लवण जल में प्रबल विद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करते हैं। लवण चाहे से कोई सा भी हो, इस लवण का निर्माण चाहे से प्रबल अम्ल प्रबल सार के साथ हो, चाहे से दुर्बल के साथ हो, अगर लवण है तो सभी लवण जल में प्रबल विद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करते हैं। और प्रबल कब आता है? जब पूर्णतः वियोजित हो जाए। इसका मतलब है आयन चाहे से लवण कोई सा ही हो, जल में क्या होता है? पूर्णतः वियोजित। क्या होता है? पूर्णतः वियोजित। देखो अब इसके बारे में इसके आगे बात आती है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, देखो जो लवण होता है, इस लवण के साथ कुछ मात्रा में जल के अणु भी जुड़े रहते हैं। इस लवण के साथ जो लवण है उसके साथ जल के कुछ अणु भी जुड़े रहते हैं और उन अणुओं को बोला जाता है क्रिस्टलन जल। क्या बोला जाता है? क्रिस्टलन जल। लवण के साथ उपस्थित जल के अणुओं को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के रूप में बात करें अपन फिटकरी, किसके क्या है? फिटकरी। इसका सूत्र क्या आता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2। ये क्या है? फिटकरी है। क्या है? फिटकरी। इस फिटकरी में देखो K2SO4 क्या है? साल्ट है। Al2SO4 क्या है? साल्ट है। और ये जो 24H2 है इन्हें बोला जाता है क्रिस्टलन जल। क्या बोला जाता है? क्रिस्टलन जल। इन्हें क्या बोला जाता है? क्रिस्टलन जल। तो ये हो गया।
अब अपन बात करते हैं लवण की प्रकृति के बारे में। देखो लवण की प्रकृति तो क्या है, सदैव ही लवण जल में घुलकर प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में व्यवहार करेगा, लेकिन लवण अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। सबसे पहले तो अपन को ये बात मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि यहां पर क्या होगा, लवण की पहचान किस प्रकार करोगे, लवण की पहचान किस प्रकार करोगे। जैसे K2SO4 है, H2SO4 है, MgCl2 है और KCl है, KOH है। अब तुम इसमें कैसे पहचानोगे कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है और लवण कौन सा है, लवण कौन सा है। तो देखो अम्ल और क्षार के बारे में तो अपन आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन लवण के बारे में कंफर्म करना चाहूंगा मैं कि यहां पर क्या होता है, लवण। जब लवण कोई लवण होता है, अगर उसमें अपन क्या डाल दे, लवण में क्या डाल दे अपन, जल, तो लवण में जल डालते ही वो अम्ल तथा क्षार के रूप में टूट जाता है, अम्ल तथा क्षार के रूप में टूट जाता है। जैसे मान लो यहां पर क्या है, MgCl2 है, क्या है MgCl2, MgCl2 टूटेगा तो Mg के ऊपर प्लस का 2 और कितने हैं 2 Cl, तो 2 Cl माइनस, ठीक है। जैसे इसके ऊपर मैं जल डालूंगा, क्या डालूंगा मैं, जल, जल डालते ही जल किसके रूप में टूटेगा, OH माइनस के रूप में, H प्लस के रूप में। कितने प्लस है 2, तो 2 लगा दो, OH माइनस और H प्लस। अब बताओ MgOH बना कि नहीं, बन गया। यहां पर बताओ HCl बना कि नहीं, तो क्या बन गया 2HCl, क्या बन गया 2HCl। यहां पर क्या बन गया MgOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है MgOH, और जिसके साथ OH आता है वो क्या होता है, क्षार। तो ये तो क्या बन गया क्षार, और ये क्या बन गया जिसके साथ H प्लस आता है वो क्या बन गया अम्ल। तो बताओ लवण क्षार तथा अम्ल में टूटे कि नहीं, हाँ। तो क्या होता है, लवण इतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं इसमें कि इसमें क्या होता है कि जो लवण होता है वो अम्ल तथा क्षार के रूप में टूटता है, कब, जल डालते ही, क्या, जल डालते ही, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लवण की प्रकृति के बारे में। इनकी प्रकृति के बारे में बात करूं मैं तो लवण है, लवण में क्या है, हो सकता है लवण का निर्माण, देखो लवण का निर्माण कैसे होता है, अम्ल और क्षार से। तो इनका निर्माण स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसकी जगह क्या जाए वीक, तो वीक बेस। अब इसके बाद में देखते हैं अपन स्ट्रॉन्ग, हो सकता है स्ट्रॉन्ग की जगह क्या जाए वीक, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और हो सकता है दोनों ही क्या जाए दुर्बल, वीक एसिड प्लस में वीक बेस। तो ये चार संभावनाएं बनती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस। या स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल दुर्बल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्या है क्षार, दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देंगे और जो लवण की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, उदासीन। क्या होगी, उदासीन। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, और तो बताओ जब स्ट्रॉन्ग और वीक होगा साथ में तो चलेगी किसकी, स्ट्रॉन्ग की। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक। कैसी होगी, एसिडिक। ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, किसकी चलेगी, स्ट्रॉन्ग की। स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो क्या हो जाएगा बेसिक, ठीक है। इसके बारे में दोनों ही वीक है, किसी की नहीं चलेगी, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल, उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल देख लें इनके। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करूं मैं तो यहां पर यहां देख लेते हैं अपन। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl, प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है,
NaOH, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl NaOH। ठीक है, अब देखो यहां पर Na और Cl आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस में H2O प्लस में हीट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही, ये रहा स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस के बारे में बात करें तो NH4OH ले लो, ये वीक बेस है। तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, NH4Cl। देखो इसके ऊपर क्या है प्लस और इसके ऊपर क्या है माइनस, इसके ऊपर क्या है प्लस, इसके ऊपर क्या है माइनस, H प्लस क्या जाएगा H2O प्लस में हीट। अब बात करें वीक एसिड, बोलो वीक एसिड, यहाँ पर HF ले लो या फिर CH3COOH ले लो या फिर HCN ले लो, कोई सा भी ले लो। HCN भी वीक ही है, HCN प्लस यहाँ पर क्या है, थर्ड है ना स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन है, NaOH। अरे भाई ये स्ट्रॉन्ग ही तो है NaOH, और Na और Cn आपस में क्रिया करके क्या बनेंगे, NaCN प्लस में OH और H H2O प्लस में हीट तो निकलेगी भाई, हीट तो हमें सबके साथ आएगी क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं, चाहे प्रबल हो या दुर्बल। अब बात करें दोनों ही वीक हो, HCN क्या है वीक और NH4OH क्या है वीक। HCN वीक ही है, ये भी क्या है वीक, तो NH4CN आ जाएगा और प्लस में क्या जाएगा H2O प्लस में क्या जाएगी हीट। तो ये समाप्त हो गया, अम्ल भी पूरा हो गया, लवण भी पूरा हो गया, सार भी पूरा हो गया। अब अपन अम्ल, सार तथा लवण को परिभाषित करने वाली परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। किनके बारे में, परिभाषाओं के बारे में। कौन कौन सी परिभाषा है, आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा और लुईस अम्ल अवधारणा। ठीक है,